नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी के गठन का प्रस्ताव आज होगा पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में जेपीसी के गठन का रखेंगे प्रस्ताव। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर पक्ष विपक्ष में आज भी संसद में हंगामे के आसार। कई अहम विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तावित। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। भारत चीन के बीच संबंधों में सुधार और सीमा से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया स्वागत। और मुंबई में नाव हादसे में नौसेना के स्पीड बोट ड्राइवर समेत अन्य लोगों पर एफआईआर। रात भर चला बचाव अभियान। 3 नौसेना कर्मी समेत 13 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबरों की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज लोकसभा में जेपीसी के गठन का प्रस्ताव रखेंगे। एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए थे। इन विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी में भेजने का फैसला किया गया था। 31 सदस्यीय समिति में कुल 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। समिति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ साथ एनडीए के दलों के साथ कांग्रेस, सपा, टीएमसी, एनसीपी, शरद पवार से भी सांसदों को शामिल किया गया है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी जेपीसी के अध्यक्ष होंगे। समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे प्रमुख नाम भी शामिल हैं। जेपीसी अपनी रिपोर्ट अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक सदन के पटल पर रखेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का उद्देश्य संविधान और संबंधित कानूनों में संशोधन करना है ताकि देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सके। यह अवधारणा सरकार का एक लंबे समय से प्रस्तावित प्रस्ताव रहा है। इसका उद्देश्य चुनाव संबंधी खर्चों को कम करना और कुशल शासन सुनिश्चित करना है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर संसद में संग्राम मचा हुआ है। आज भी इस पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। सरकार की ओर से विपक्ष को आईना दिखाने में देर नहीं हुई। हालांकि सदन में हो रहे हंगामे पर राज्यसभा के सभापति ने उच्च सदन को स्थगित करने से पहले स्पष्ट किया कि उन्होंने सदन में गृह मंत्री द्वारा दिए गए भाषण को 2 बार सुना है और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस एक बार फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुद्दे को गलत तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कांग्रेस से 5 सवाल किए। पंडित नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ अभियान क्यों चलाया और उन्हें हराया? 40 वर्षों से अधिक समय तक डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से वंचित क्यों रखा गया? साथ ही संसद के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करने से किसने रोका है? कांग्रेस ने ओबीसी की सुरक्षा या सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस प्रयास क्यों नहीं किए? साथ ही उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने पंचतीर्थ का सम्मान क्यों नहीं किया? राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर खुशी जताई और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर विपक्ष की ओर से अमित शाह को घेरे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पूरे मुद्दे पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से हमारे संवाददाता राजेश राज ने विशेष बातचीत की। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी अभी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है कि कांग्रेस जो है वो अंबेडकर का पहले से अपमान करती रही है और अब इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो 100% सत्य कहा है। कांग्रेस के लोगों के पास कुछ अब काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है।
तो उन्होंने इसको मुद्दा बनाकर प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया है, उतना किसी दल ने और किसी दल की सरकार ने पहले नहीं किया है। इतना ही कहना चाहता हूं कि इनको जबरदस्ती बेवजह तूल न दें, और अगर कोई वास्तविक बात होती तो तूल समझ में आता। इनका बिल्कुल कहते ही अतर्क संगत है, कुतर्क कर रहे हैं, ये कोई विषय नहीं है। कुतर्क कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये कहना है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, जो राज्यसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक हैं। कैमरामैन नवीन के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 19वां दिन है। संसद में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर आगे की चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य गोवा में जनजातीय समुदायों को प्रभावी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। लोकसभा में जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल माल ढुलाई से जुड़ा द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 और समुद्री मालवाहक अधिनियम 2024 पर चर्चा का प्रस्ताव करेंगे। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन बिल 2024 सदन के सामने रखेंगे। वहीं लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बॉयलर विधेयक 2024 चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 को पास करने का प्रस्ताव रखेंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 सदन के विचार के लिए रखेंगे। यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के मौजूदा हालात और सीमावर्ती इलाकों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में हाल ही के आतंकवादी घटनाओं पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है और आने वाले दिनों में ऐसे हमलों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर भी चर्चा की जा सकती है। केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर और अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। बीजिंग में भारत चीन के बीच संबंधों में सुधार और सीमा से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार और सीमा से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाने के लिए नए समझौते का स्वागत किया है। उनके प्रवक्ता स्टीवन दुजारिक ने कहा है, अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद नियमित उच्च स्तरीय बैठक की बहाली हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने, सीमा पार नदियों और सीमा व्यापार पर आंकड़े साझा करने सहित कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई नेवी बोट क्रैश मामले में नौसेना के स्पीड बोट के ड्राइवर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हादसे में घायल 22 वर्षीय नाथाराम चौधरी की शिकायत के आधार पर आरोपियों के ऊपर कई धाराएं लगाई गई हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास बुधवार को नौसेना के एक क्राफ्ट के एलिफेंटा द्वीप जा रहे नीलकमल नामक एक फेरी से टकराने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें नौसेना के एक जवान और नेवी क्राफ्ट बनाने वाली कंपनी के 2 लोग समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं राहत और बचाव कर्मियों ने अन्य 101 यात्रियों को बचा लिया। हालांकि कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टरों का उपयोग करते हुए नौसेना, तटरक्षक और पुलिस ने बचाव अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि लापता लोगों के बारे में अंतिम जानकारी गुरुवार सुबह उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बोट हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घोषित की है। उन्होंने कहा है कि यह राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि से प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस घटना की विस्तृत जांच भी होगी। नौसेना के साथ पुलिस भी मामले की जांच करेगी। मुंबई में हुई नाव दुर्घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों और घायलों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, मुंबई में हुई नाव दुर्घटना बेहद ही दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।
मैं घायलों के लिए जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF की तरफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 10 सालों में पूर्वोत्तर के राज्यों पर मोदी सरकार ने फोकस कर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार और विस्तार किया है। राजमार्गों की लंबाई और एयरपोर्ट्स की संख्या कई गुना बढ़ गई है। इससे पूर्वोत्तर के राज्यों में पर्यटन के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। वो CII द्वारा दिल्ली में आयोजित टूरिज्म समिट में अपना वक्तव्य दे रहे थे। As far as the Northeast is concerned, India has changed tremendously, and so has the Northeast. One of the biggest things that's happened over the last 10 years because of Prime Minister Modi's focus on the Northeast and Purvottar has been the huge investment in infrastructure. The fact that you today, from 10,000 kilometers of national highways, you have 16,000 kilometers of national highways. An area which had only 9 airports, 2 states that did not even have a single airport, Sikkim and Arunachal. Today, not only do both states have airports, but Arunachal Pradesh has 4 airports. From 9, you've gone to 17 airports in the Northeast. And I think the Northeast today is a jewel in our crown. इस मंच पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उद्योगों से आह्वान किया कि वो जम्मू कश्मीर में नई जगहों पर होटल आदि का विकास करें। Help us develop new destinations. The ones that we have in J&K, particularly in Kashmir, are largely saturated. In season, you're hard pressed now to find rooms in good hotels in Gulmarg, in Pahalgam, even in Sonmarg, Srinagar. But there are destinations that are as yet undeveloped. Bangas, Dodpatri, places like that in Kashmir. That we are looking to develop. Where Jammu tourism is concerned, I think Jammu tourism is is a blank canvas. दिल्ली में घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस इनकी पहचान कर वापस इन्हें बांग्लादेश भेजने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट के छावला इलाके में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया है। देखिए हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की तलाश में पुलिस का भारी भरकम दल निकला है। दिल्ली पुलिस की टीम जोर शोर से देश की राजधानी में गलत तरीके से आकर रह रहे रोहिंग्या की तलाश कर रही है। पुलिस घर घर जाकर झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों की पहचान कर उनकी कागजों की जांच कर रही है और जिस भी मकान मालिक ने गलत तरीके से इनको यहां पर लाकर बसाया है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने के लिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की एक टीम द्वारका जिले के छावला इलाके में पहुंची और वहां खेतों के बीच में असम से आकर रह रहे लोगों के पहचान पत्र, आधार कार्ड, NRC और पैन कार्ड की जांच की। ये लोग असम के विभिन्न इलाकों से इस झुग्गी में आकर रह रहे थे। इस सुनसान झुग्गी में रहने के लिए उन्हें 1000 रुपए प्रतिमाह देना पड़ता है। डीसीपी अंकित सिंह और SHO छावला के नेतृत्व में इस अभियान को चलाया गया। इस अभियान के तहत पिछले कुछ दिनों में कई संदिग्ध की पहचान की गई और अब टीम असम और बंगाल के विभिन्न इलाकों में उनके पहचान पत्र की जांच करने के लिए गई हुई है। ये ड्राइव हमने बड़ी ही इंटेंसिव तरीके से चलाई है और इसकी सक्सेस भी हमें मिली है। कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फोर्ज लग रहे हैं। उसके लिए कर वेरिफिकेशन के लिए हमारी टीमें कलकत्ता और असम के पार्ट्स में गई हैं, जहां पर इस तरीके के अगर फोर्ज डॉक्यूमेंट बने हैं तो उसको वेरीफाई कराने के लिए टीम निकल चुकी हैं। जो कभी यह कहते थे हम अपनी पहचान नहीं बताएंगे, आज वह पहचान पत्र लेकर आगे आकर खड़े हो गए। यहाँ रह रहे लोगों ने बताया कि वह कबाड़ी और कूड़ा बीनने का काम करते हैं और राजधानी में दिल्ली पुलिस के सर्च ऑपरेशन में वह सहयोग कर अपने कागज दिखाने को भी तैयार हैं। सब कुछ डॉक्यूमेंट दिखाया, आधार कार्ड, वोट कार्ड, NRC सब कुछ दे दिया है। पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए भी दे दिया है। वो बाकी जो अफसर आए उनके पास भी हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट दे दिया है। हमारा सब कुछ ठीक है। कहाँ के रहने वाले? हम आसाम के हैं। दिल्ली पुलिस जल्द ही इन आंकड़ों और अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। जो भी गलत तरीके से देश में घुस आया है और राजधानी में रह रहा है उसे डिटेन कर डिपोर्ट करेगी।
इससे पहले दक्षिण अफ्रीका से आकर रह रहे कई अवैध निवासियों को द्वारका की पुलिस ने पकड़ा था और लगभग 300 की संख्या में पिछले साल डिपोर्ट किया था और अब उनकी तैयारी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नकेल कसने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। बिहार से काम की तलाश में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से आते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। देश की कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में बड़ा निवेश किया है। अब प्रदेश में उद्योग विभाग की तरफ से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर्स मीट का भी आयोजन किया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में निवेश से बढ़ेगा रोजगार। बिहार में बढ़ने वाले हैं रोजगार के अवसर। बिहार में 28,000 करोड़ के निवेश को स्वीकृति। बिहार में बनने लगा उद्योगों के लिए माहौल। बिहार सरकार निवेश और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कर रही है प्रयास। बिहार में निवेश के लिए हो रहे हैं सम्मेलन। 260 इकाइयों के 4,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मंजूर। बिहार के उद्योग को पंख लगने वाले हैं। नौकरियों की बरसात होने वाली है। उद्योग विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में औद्योगिक विकास को गति देने के मकसद से करीब 28,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जबकि 35 इकाइयों के 609.26 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही अब राज्य सरकार बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कर रही है। समझा जा रहा है कि इसके माध्यम से राज्य में हजारों करोड़ के निवेश को आकर्षित किया जाएगा। पटना में 19 और 20 दिसंबर को बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये दूसरी बार होगा कि राज्य में ऐसे निवेशक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें 5,000 से अधिक लोगों की शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से अब तक 82 देशों के दूतावासों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट है, जो इन्वेस्ट बिहार आप कह सकते हैं कि विभिन्न विभागों में बिहार में जहां संभावनाएं हैं निवेश करने की, वैसा एक हमारा कार्यक्रम है जहां बिहार की नीतियों के बारे में बताएंगे। टेक्निकल सेशंस हैं अलग अलग, उस पर बड़ी चर्चा होगी। सीईओज के साथ राउंड टेबल भी है। और कोई बिहार में क्यों निवेश करे तो राज्य सरकार की ओर से उनको हम विश्वास भी दिलाएंगे कि बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है और बिहार में काम करना सरल है। केंद्र सरकार की पहल और राज्य सरकार की नीतियों का फल बिहार को मिलने लगा है। अब एफएमसीजी कंपनियों से लेकर होटल और स्वास्थ्य सेवा तक कई बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश कर रही हैं। हाल ही में अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने नवादा में 1,600 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की आधारशिला रखी है। जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां भी राज्य में अपने संयंत्र स्थापित कर रही हैं। इसके अलावा बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां ब्रिटेनिया ने 2 फैक्ट्री लगाई है। टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने पिछले साल जुलाई में पटना में 500 करोड़ रुपए की लागत से 124 कमरों वाला ताज सिटी सेंटर खोला था। यह बिहार का पहला 5 स्टार होटल है। इसके अलावा पेप्सिको ने बेगूसराय में 500 करोड़ रुपए का संयंत्र स्थापित किया है। अब यह कंपनी बक्सर में अपनी दूसरी यूनिट भी लगा रही है। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया अपने फुल कैपेसिटी पे काम करेगा तो लगभग 1,10,000 से भी अधिक रोजगार के अवसर यहाँ पर आएंगे और 25,000 करोड़ से भी निवेश का एक अनुमान आप लगा सकते हैं। बिहार सरकार निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए अपने लैंड बैंक को भी बढ़ा रही है। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर में सुधार से भी बिहार की छवि काफी सुधरी है। ऐसे में निवेशकों का भरोसा भी बिहार पर बढ़ा है। उद्योग विभाग ने जुलाई से ही निवेशकों को निमंत्रण देने का अभियान शुरू कर दिया था। कोलकाता से लेकर मुंबई तक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिससे निवेशकों की राय बिहार को लेकर बदली है। इसी का असर है कि बिहार में बड़ी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब खबर महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई। 13 जनवरी से शुरू होकर महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा। कुंभनगर जिला 6,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। बड़ी संख्या में विदेशी साधु संत भी महाकुंभ के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ पंच दशनाम जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में शामिल होने आए विदेशी संतों को तो महाकुंभ खूब रास आ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
जापान, स्पेन से विदेशी संत भी पहुंचे महाकुंभ। दिव्य, भव्य, स्वच्छ और नव्य कुंभ के मुरीद हुए विदेशी संत। सनातन संस्कृति का महापर्व विदेशी संतों को आ रहा है रास। विदेशी संतों ने कहा, जिस प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री संत। डिजिटल महाकुंभ से विदेशी संत बहुत खुश। महाकुंभ में स्वच्छता और डिजिटलाइजेशन पर जोर। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के पहले महाकुंभ नगर में देश के कोने कोने से आए साधुओं के अलावा विदेश से भी साधु संत पहुंच रहे हैं। अखाड़ों की धर्म ध्वजा, नगर प्रवेश और कुंभ छावनी प्रवेश यात्रा की परंपरा में महाकुंभ पहुंचे इन विदेशी साधु संतों को भी महाकुंभ की नई व्यवस्था रास आ रही है। बहुत पुराना की बात है। हम तो एक योगा का किताब मिला मेरे रात के अंदर, फिर हम पढ़ते हैं, हम सोचते ये तो अच्छा है। फिर हम तो कृष्ण मूर्ति देखा, तो कृष्ण मूर्ति सुन रहे तो हाँ ये तो बढ़िया, ये तो सही है, इसलिए। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन की तिथि जैसे जैसे निकट आ रही है, महाकुंभ क्षेत्र के अखाड़ा सेक्टर में साधु संत ज्यादा नजर आ रहे हैं। देश विदेश से साधु संत पहुंच रहे हैं। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में शामिल होने आए विदेशी संतों को महाकुंभ रास आ रहा है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर सोमगिरी उर्फ पायलट बाबा की जापानी शिष्या योग माता एवं महामंडलेश्वर केको कई जापानी साध्वी के साथ छावनी प्रवेश में शामिल हुई। नेपाल से आई महिला संत और जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमानंद गिरी का कहना है कि संतों का सौभाग्य है कि जिस प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री भी एक संत हैं। योगी जी की तरफ से जिस तरह भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन का संकल्प लेकर आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, उससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नेपाल सहित दुनिया के विभिन्न देशों में अब तेजी से हो रहा है। विश्व के जूना अखाड़ा के उच्च पदाधिकारी से लेकर अपने महंत से अनेक महात्मा, कोना कंदरा से तपस्वी, सारे महात्मा इकट्ठा होके आज से गंगा गर्भ में पूर्ण रूप से वास के लिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप देने के साथ स्वच्छता और डिजिटलाइजेशन पर है। संत इससे काफी खुश हैं। सुदूर देश से आए हुए लोगों ने सनातन परंपराओं को अपनाया, तो उन्होंने जब इस परंपरा को अपनाया तो एक आत्मीय शांति, एक अद्भुत आत्मीयता, एक स्वच्छता, एक पवित्रता, इन सारी चीजों को उन्होंने प्राप्त किया। हर 12 साल बाद महाकुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में यह आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अनुमान है कि इस दौरान 40 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रयागराज में महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी के साथ ही महाकुंभ में गीता प्रेस भी अपना कैंप लगाने जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं को धार्मिक पुस्तकों का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि दुनिया भर में धार्मिक पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध गीता प्रेस से अब तक 70 करोड़ से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। महाकुंभ में लगेगा गीता प्रेस का कैंप। महाकुंभ में गीता प्रेस का 2 करोड़ पुस्तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य। तैयार हो रही है महाकुंभ पर्व पुस्तिका। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगा धार्मिक पुस्तकों का लाभ। महाकुंभ में गीता प्रेस के कैंप लगाए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को धार्मिक पुस्तकों का लाभ मिलेगा। 10 जनवरी तक ट्रकों के माध्यम से गीता प्रेस की किताबें इन कैंप तक पहुंच जाएंगी। इस बार गीता प्रेस लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से धार्मिक साहित्य उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा गीता प्रेस की विशेष पुस्तिका महाकुंभ पर्व भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो महाकुंभ कुंभ के महत्व को समझाने के मकसद से तैयार की गई है। ये पुस्तिका 5 रुपए में उपलब्ध होगी और इसमें महाकुंभ के धार्मिक व आध्यात्मिक पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। इस वर्ष भी वहाँ एक गीता प्रेस का बहुत बड़ा अपना कैंप लग रहा है। उसमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की पुस्तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। बहुत बड़ा अपना गोडाउन बन रहा है। गोडाउन में पुस्तकें हमारी स्टॉक में वहाँ रहेंगी, ताकि वहाँ जो स्थानीय पुस्तक विक्रेता हैं, जो कुछ पुस्तक विक्रेता ऐसे भी हैं जो कुंभ के मेले में ही या बड़े बड़े मेले में ही पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं,
तो उन लोगों को वहां पुस्तक उसी मूल्य पर उपलब्ध हो जाए जिस मूल्य पर वो गीता प्रेस से होलसेल रेट पे प्राप्त करते हैं। महाकुंभ में गीता प्रेस के कैंप में श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, पुराण और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होंगे ताकि हर भाषा क्षेत्र के श्रद्धालु इसे प्राप्त कर सकें। इस बार महाकुंभ में गीता प्रेस ने 2 करोड़ की पुस्तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा है। जो कल्पवास में जाते हैं वो प्राय उनके पास समय काफी रहता है। सत्संग आदि करने के बाद, स्नान ध्यान पूजन के बाद उनके पास जो समय रहता है उसमें वो गीता प्रेस की पुस्तकें वहां मंगा के पढ़ते हैं और कुछ तो अनुष्ठान भी करते हैं। कोई वहां भागवत पढ़ता है, कोई रामचरितमानस का पाठ कर लेता है, मास पारायण कर लेता है। इस तरह से वो कल्पवासियों के लिए वहां पहले से ही लगभग 10 जनवरी से ही हम वहां पुस्तक उपलब्ध कराने की बात सोच रहे हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में धार्मिक पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध गीता प्रेस से अब तक 70 करोड़ से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इन पुस्तकों में सर्वाधिक संख्या 15.5 करोड़ श्रीमद् भगवद गीता की है। इसके अलावा रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, सुंदरकांड की पुस्तकों की संख्या भी करोड़ों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।